Good morning, students. Good morning. Good morning. Today our topic is infrastructure on the eve of independence. यानी इंडिपेंडेंस के समय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. As you know, there are some positive signs from the British rule, that is the development of railway, postal services, coastal areas development, and the port facilities also development during the British rule. But these facilities are not developed for the beneficial condition for the Indian economy. These facilities are developed in the interest of England. ये जो फैसिलिटीज है, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जिसमें आप देखते हैं टेलीफोन का आविष्कार भी हुआ. सो दीज फैसिलिटीज आर डेवलप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ और द चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंग्लैंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको ढंग से रन करने के लिए, मिलिट्री सर्विसेज को ट्रांसप्लांट करने के लिए दीज फैसिलिटीज विल बी डेवलप. यानी जो रेलवे डेवलप किया गया उसका इंडियन इकोनॉमी में कहीं पॉजिटिव साइन नहीं था. इसका नेगेटिव क्या था कि दे जस्ट डेवलप द रेलवे नेटवर्क टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द मिलिट्री फोर्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. यानी जो मिलिट्री फोर्स है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का यूज किया जाता था. सो द रेलवे नेटवर्क इज जस्ट डेवलप्ड ऑन दोज एरिया वेयर दे नीड द एडमिनिस्ट्रेशन पावर. तो जहां उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी वहां उन्होंने ऐसा नेटवर्क डेवलप किया. जस्ट लाइक दैट दे ऑल्सो डेवलप सम पोर्ट्स, जैसे बॉम्बे का पोर्ट है, बाद में आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप किया गया. इसी तरह से सम इनलैंड वाटरवेज ऑल्सो डेवलप्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. कुछ इनलैंड वाटरवेज है जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किए. बट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. बट दीज इनलैंड वाटरवेज ऑल्सो डेवलप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो ये भी कॉलोनिकल डेवलपमेंट के कारण नहीं था, बल्कि ये डेवलपमेंट भी ब्रिटिश के फेवर में किया गया. तो हम देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अंडर द कॉलोनिकल डिजाइन्स, basic infrastructure such as railway, ports, water transport, post and telegraph did develop. हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे डेवलपमेंट कॉलोनिकल पीरियड में भी हुए, जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में. इवन देन हम देखते हैं रेलवे नेटवर्क बहुत डेवलप हुआ, टेलीग्राफ सर्विसेज ऑल्सो, पोस्टल सर्विसेज ऑल्सो देयर, सम वाटर inland waterways also developed during the British rule. However, the real motive behind this development, लेकिन इसका real motive क्या था, was not to provide basic amenities the people, but to subserve various colonial interest. लेकिन इन सबका डेवलपमेंट किस लिए था? ये किसी भी पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं किया गया था, या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया था. These are just serve the benefit of Britain. इन सभी सर्विसेज से ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट पूरा कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया prior to be the advent of the British rule were not fit for the modern transport. ठीक है. इसी तरह से जैसे रोड नेटवर्क जब डेवलप किया गया वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के लिए था, वो कहीं भी वहां पर इंडियन डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within the India. क्योंकि ये जो रोड नेटवर्क डेवलप किया था उसका मकसद क्या था? टू जस्ट मोबिलाइजिंग द आर्मी, ताकि आर्मी एक जगह से दूसरी में आसानी से जा सके. एंड ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड. और ये जरूरी था कि नियर बाय रेलवे स्टेशन तक रॉ मटेरियल को रोड साइड से ट्रांसपोर्ट किया जा सके. दैट्स व्हाई द रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट नियर बाय द रेलवे स्टेशन और द पोर्ट्स एंड दीज फार अवे इंग्लैंड एंड अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस. ठीक है. तो ये किस लिए किया गया था? व्हाई द रेलवे नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क इज डेवलप्ड. These are just connectivity to those areas where the British supply the raw material outside of the India. ये वो connectivity बता रहे हैं जिससे भारत का जो raw material है that will be supplied outside of India, उसे भारत से बाहर भेजा जा सके.
there always remain an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. Because कैसे पता चलता है? क्योंकि ऐसी कोई भी शॉर्ट रोड नहीं थी, ऐसा कोई रोड नेटवर्क डेवलप नहीं किया गया था जहां पर रूरल एरियाज की कनेक्टिविटी हो. रेनी सीजन में वही कच्चा रास्ता होता था, तो ऐसी जगह रोड डेवलप नहीं की गई जहां लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी. जो रोड नेटवर्क है एंड रेलवे नेटवर्क, दीज आर डेवलप्ड इन दोज एरियाज. केवल उन्हीं एरियाज में डेवलप किया गया वेयर ब्रिटिशर्स वांट्स टू जस्ट मोबिलाइज देयर आर्मी एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल आउटसाइड द इंडिया. तो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने ऐसा किया. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during the natural calamities and famine. और यही कारण था कि जब famine और natural calamities होती थी, उस समय रोड नेटवर्क इतना फास्ट नहीं होता था, तो लोकल पीपल को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता था. The British introduced the railway in 1850. सेकेंड जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो हमने रोड नेटवर्क का देखा. सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉम द रेलवे साइट्स, द रेलवे वॉज डेवलप्ड इन 1850. बहुत पहले हमारे यहाँ रेलवे डेवलप्ड हो गया था. इट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसा कहा जाता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, ऐसा कहा जाता है. The railway affected the structure of the Indian economy in two important ways. जो रेलवे डेवलप किया गया उसने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को दो तरीके से इफेक्टेड किया. First, one hand it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. While the other hand, सबसे पहला, this rail network developed the, क्या किया इसने? Just connectivity between the people. Now the people can cover long distances. अब लोग क्या कर रहे हैं? Long distances को easily cover कर पा रहे हैं. And the second is commercialization of agriculture. जो second thing है railway development की, that is commercialization of agriculture. Now the agriculture product can be supplied, किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. So it is benefit in the side of agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in the India. The volume of India's exports, और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट हम क्या देखते हैं कि वो हमारे एक्सपोर्ट्स में इसका इफेक्ट देखा गया. अनडाउटली एक्सपेंडेड. हाँ, हमारे एक्सपोर्ट्स थे, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, दे अनडाउटली एक्सपेंडेड. डेफिनेटली दे आर इंक्रीजेस, वो बढ़े. Really occurred to the Indian people the social benefits. लेकिन these exports in the field of raw material, लेकिन जितने भी जो exports थे वो raw material के हो रहे थे. So इससे क्या, the Indian handicraft declined because the scarcity of raw material. क्योंकि जितना raw material था, they just exported to the England इंडस्ट्रियल एरिया. तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही थी रॉ मटेरियल की. इंडियन पीपल गेन ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे वर दस अदरवेटेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो रेलवे डेवलपमेंट था उसका इकोनॉमी पर डायरेक्ट इफेक्ट होने की जगह उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा था. पॉजिटिव इफेक्ट कम था, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा था. क्योंकि नाउ मोर एंड मोर रॉ मटेरियल विल सप्लाई टू द अदर कंट्रीज आउटसाइड द इंडिया. अब इंडिया से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल, चाहे वो सी पोर्ट्स के थ्रू जा रहा था, चाहे रेलवे नेटवर्क, वो बाहर जाने स्टार्ट हो गया. तो इससे क्या हुआ? द अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी फेस करनी पड़ी, और यही कारण था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दे डिक्लाइन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड इन इंडियन इकोनॉमी. Along with the development of roads and railway, the colonial dispensation also took measure for the developing the inland trade and sea lanes. अब रोड और रेलवे के अलावा इनलैंड वाटरवेज ऑल्सो डेवलप्ड. ठीक है, देश के अंदर जो नदियां थी उसमें भी वाटरवेज डेवलप किए गए.
However, these measures were far from the satisfactory. But these measures are also not satisfactory, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ब्रिटिश जो टेंडेंसी थी या इकोनॉमी थी उसको बेनिफिट या उसके इंटरेस्ट में फॉलो किए गए थे. The inland waterways at times also proved uneconomically as is case of coast canal on the Odisha coast. ठीक है, अनइकोनॉमी मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्टिंग आ रही थी. These inland waterways will develop on the higher cost. बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे ये डेवलप किए गए थे. Through the canal was built a huge cost of government expenditure. It failed to complete with the railway. जो सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं, द इनलैंड वाटरवेज आर डेवलप्ड ऑन हायर कॉस्ट. बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पे वो डेवलप किए गए और दे आर नॉट जस्ट कंप्लीट द बेनिफिट इन इंडियन इकोनॉमी. यानी वो जो रेलवे है उसके वाटरवेज उसके पैरेलल नहीं थे, तो जो इंडियन इकोनॉमी को उसका बेनिफिट होना था वो उसे नहीं मिल पाया. वे सून traversed the regions running parallel to the canal and had to ultimately abandon. और यही कारण था क्योंकि वो रेलवे से बिल्कुल पैरेलल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उसके लीकेजेस थे. The introduction of the expensive system of electric telegraph in India, और जो second expensive system था that is telegraph system also developed. But this telegraph system also developed to maintain the law order in colonial rule. ये भी जो टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट की गई थी ये कहीं इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं था. ये इसलिए स्टार्ट की गई थी कि सून द मैसेज विल स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू अदर, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने मैसेजेस को जल्दी से जल्दी फ्लोरिश कर पाए. सो दीज सर्विसेज डजंट बेनिफिट द इंडियन पीपल. इनसे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ. ज्यादातर हम देखते हैं, अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा द रेलवे नेटवर्क डेवलप्ड, द रोड नेटवर्क डेवलप्ड, the postal services developed. ठीक है, but these services are developed in the benefit for the British government. ये जो services हैं वो British government को ही benefit देती थी. जैसे हमने रोड नेटवर्क को देखा, definitely the road network developed by the British government, but these road network is just connect the sea or railway port to supply the raw material outside the India. The second thing, this is mobilize the military British army from one place to another. रेलवे नेटवर्क और जो सड़क नेटवर्क जो हमने डेवलप किया था रोड नेटवर्क ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल भारत से बाहर, और सेकंड दे जस्ट वांट टू मोबिलाइज द आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक, इस तरह से व्हेन दे डेवलप द इनलैंड वाटरवेज, दीज वाटरवेज आर टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे. और इन वाटरवेज का भी क्या था, दे आर जस्ट कनेक्टेड विद द सी पोर्ट्स वेयर दे जस्ट एक्सपोर्टेड इंडियन रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द मार्केट. दैट्स व्हाई आवर हैंडीक्राफ्ट विल बी, हैंडीक्राफ्ट जो अपनी इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई थी. नेक्स्ट जो हमने देखा, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज आल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट दे आर आल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज बाय दिस दे कैन मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कॉलोनियल पीरियड. तो जो हम देख रहे हैं कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में वो डेवलपमेंट हुआ था. तो इस चैप्टर का जो कंक्लूजन हम देखते हैं, by the time of India won its independence, the impact of 2-century long British colonial rule was already showing in all aspect of Indian economy. ठीक है, लगभग 200 साल के राज के बाद लगभग हम देखते हैं कि आफ्टर 200, बहुत लंबा समय इसको मानते हैं कि लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद when we just get independence in 1947, at that time the Indian economy is on their back foot, कि वो अपने पीछे के पाँव, मतलब वो बहुत ज्यादा पीछे. in 17th century where he known as the big exporter in the world, in 18th और 19th century वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स विल डिक्लाइन, जिनके लिए वो वर्ल्ड फेमस थे, वही चीजें अब वहाँ पर डिक्लाइन हो चुकी थी. द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सेटल्ड
एंड विद द सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। कैसे था कि जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी थी बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम, हाई रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम, less of irrigation facilities, less of modern weapons. So these reasons decline the productivity of agricultural sector. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी और ड्यू टू द डेक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो किस पे था, एग्रीकल्चरल साइड पे था। बिकॉज ऑफ unemployment spread in manufacturing industries, there is a lot of pressure on agricultural field. तो एग्रीकल्चर क्यों सर्वाइव कर रहा था, सबसे पहला कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, सेकेंड थिंग इज कि there is a lot of pressure of population on the agriculture or primary sector. Now on the industrial sector was caring for modernization, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें मॉडर्नाइजेशन की कमी थी। वी आर जस्ट अभी हैंडीक्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल की कमी थी, तो मॉडर्नाइजेशन की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, मशीन बनाने की कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं थी और किसी तरह की भी मशीन हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर पाते थे। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो फेस कर रही थी कि मॉडर्नाइजेशन की कंडीशन, क्योंकि उन्हें जितना हम उनको मॉडर्न टेक्निक देंगे वो ज़्यादा फ्लोरिश हो सकती थी। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जो हमारा फॉरेन ट्रेड था डेफिनेटली सरप्लस था एक्सपोर्ट में, लेकिन उसका बेनिफिट भी कहाँ मिल रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसे मिल रहा था, वी आर द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहाँ मशीन मेड जो चीजें थी उनके लिए हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। एंड इंग्लैंड हैविंग अ बिग मार्केट, उन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया था जो उनकी फिनिश गुड्स का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर था। तो जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। एंड द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी जिसमें हम देखते हैं रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, इट इज अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। उनको क्या करना था, अपग्रेड करना था, उनको अपग्रेड करने की जरूरत थी, उसका एक्सपेंशन करनी, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत लिमिटेड एरिया था इसलिए, और ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में उसे ओरिएंटेड करने की जरूरत थी। जबकि ये जितने भी रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, दीज आर डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल। कहीं ना कहीं ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री ट्रूप्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो ये सही ना कहीं सब ब्रिटिश जो वेलफेयर था उसमें काम कर रही थी। प्रिवेलेंस ऑफ द रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि पुरानी समस्याएं तो खत्म नहीं होती, द न्यू फेज ऑल्सो स्टार्टेड। पुअर पीपल, क्योंकि आपने देखा द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन ड्यू टू हैंडीक्राफ्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो स्प्रेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी कंडीशन सबसे बड़ी देन है इन 200 साल के ब्रिटिश रूल की। रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, ये क्या था कि पब्लिक के लिए एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए जिससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो डिक्लाइन हो सके। इन अ नटशेल द सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर न्यूमरस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे पार्टीशन हुआ, सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव एरिया जस्ट विद द पाकिस्तान, जितना भी प्रोडक्टिव एरिया था वो पाकिस्तान चला गया था। वी हैविंग अ लॉट ऑफ 36 करोड़ की जनसंख्या हमारे पास थी, इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर साइड में वो लो प्रोडक्टिविटी की थी, कि प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी कि हम अपने लिए ही प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर सम इंडस्ट्रीज इन द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, देयर इज नो कैपिटल इंडस्ट्री देयर, only a single company, TISCO, Tata Steel and Iron was there। तो जूट कंपनी, कॉटन की छोटी छोटी कंपनियां वहां पर थी, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत खराब थी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की उसमें कमी थी। रिकैप में देखेंगे, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी। क्यों जरूरी है, टू हाउ नो एंड पार्टिसिपेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव
अचीव्ड ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। तो इसमें ये चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें ये बताया गया कि कैसे हमने अपना डेवलपमेंट पीरियड इस ब्रिटिश रूल के दौरान किया। अंडर द कॉलोनियल dispensation, the economic policy of the government were concerned more with the protection promotion of British rule। यानी जितना भी डेवलपमेंट किया गया ब्रिटिश रूल के दौरान वो सभी ब्रिटिश फेवर में ही था। यानी जितनी भी पॉलिसी कॉलोनियल पीरियड में थी उनका सभी का बेनिफिट किसे मिल रहा था, वो ब्रिटिश रूल के इंटरेस्ट में बनाई गई थी। द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड deterioration despite the largest section of Indian population depends on the substance। और यही कारण था कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन जो था वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया गवर्नमेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या था कि जो हमारा हम वर्ल्ड के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे हैंडीक्राफ्ट में, वो धीरे धीरे क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। वी आर जस्ट डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज, और पब्लिक फैसिलिटीज के कमी के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के लिए बहुत मुश्किलें हो गई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जहां 32 से 40 के बीच में थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 238 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। तो लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, लोगों की हेल्थ सर्विसेज से वहां पर उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। सम एफर्ट्स वर मेड बाय द कॉलोनियल डिजाइन टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश किया भी उन्होंने, जैसे रेलवे नेटवर्क वगैरह, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लेकिन दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारा नेटवर्क किस में डेवलप किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में किया गया था। ओके, नाउ योर चैप्टर फर्स्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज कंप्लीट नाउ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम बेटा।